हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेमेस्टर 2 सेशन 2023 टू 27 मेजर पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए एक नया वीडियो। इसके पहले की वीडियो में देखिए, हमने जो चैप्टर 1 है हमारा इंट्रोडक्शन, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक इशूज इन एन इकोनॉमी। ओके, तो चलिए तो आइए पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इशूज एंड इन एन इकोनॉमी, है ना, यानी कि कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक इशूज हैं किसी भी इकोनॉमिक में। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच है इकोनॉमिक की, जिसमें कि हम ओवरऑल इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करते हैं ना। किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक कंपनी तक ही सीमित नहीं रहती। जब ओवरऑल हम बड़े पैमाने पर किसी इकोनॉमिक की स्टडी करते हैं, अर्थव्यवस्था की हम स्टडी करते हैं, तो वो होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे नेशनल लेवल पे हो गए, है ना। इट एनालाइज वेरियस इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंटरनेशनल ट्रेड। यानी इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बेरोजगारी हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी हमारा जो समझ लीजिए हमारा देश है उसमें इकोनॉमिक की ग्रोथ हुई है या नहीं, है ना, आर्थिक विकास हुआ है या नहीं। फिस्कल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, और इन्फ्लेशन यानी महंगाई, है ना। तो ये सब के बारे में हम ओवरऑल स्टडी करते हैं, तो वो कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें देखिए मैक्रो इकोनॉमिक इशू कौन कौन से हैं, यानी कौन कौन से वैसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे जो मैक्रो इकोनॉमी है उस पर अफेक्ट डालते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, देखिए तो मैक्रो इकोनॉमिक इशू क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैक्रो इकोनॉमिक इशूज क्या होते हैं वो जान लेते हैं, है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक इशूज क्या है, देखिए मैक्रो इकोनॉमिक इशूज रेफर्स टू द ब्रॉड इकोनॉमिक कंसर्न्स दैट अफेक्ट एन एंटायर इकोनॉमी और अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड बिजनेस विद इन इट। यानी मैक्रो इकोनॉमिक इशूज वैसे इकोनॉमिक कंसर्न है ना, वैसे इशूज हैं, उसे जो क्या बोलते हैं, मुद्दे हैं जो कि पूरे इकोनॉमिक ग्रोथ पर हम प्रभाव डालते हैं, है ना। पूरे जो आर्थिक विकास है उस पर अपना प्रभाव डालते हैं, है ना। किसी एक या फिर किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक बिजनेस या पूरे तौर पर, है ना, होल इकोनॉमिक पर हम प्रभाव डालते हैं। तो वो हो गए वैसे मुद्दे जो जिनका प्रभाव पूरे इकोनॉमी पर पड़ता है, तो वो हो गए मैक्रो इकोनॉमिक इशूज। ठीक है, कौन कौन से इशूज है, देखिए कौन कौन से मुद्दे हैं वैसे। टिपिकली इन्वॉल्व द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से वैसे मुद्दे जो पूरे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालते हैं। देखिए जीडीपी, है ना, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है, देखिए जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहा जाता है ना। यानी किसी एक जो कंट्री है, किसी एक इकोनॉमी में, है ना, किसी एक इकोनॉमी की बात करें तो उसमें एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी है ना, तो वो होती है जीडीपी। तो ये जीडीपी क्या दर्शाती है, हमारे आर्थिक विकास को दर्शाती है। ठीक, और इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन यानी जब 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 डिमांड और, है ना, डिमांड यानी लोगों की जो मांग है और सप्लाई में अस्थिरता पैदा हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। यानी जब डिमांड ज़्यादा है और देखिए सप्लाई कम हो रही है, तो इससे क्या होगा, इससे जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, दाम जो है बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, तो उसे ही कहा जाता है इन्फ्लेशन। ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट तो जानते ही हो, बेरोजगारी, और इंटरेस्ट रेट्स, है ना, एक्सचेंज रेट, ये सब जो होता है ये सब क्या है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, है ना, नेशनल मुद्दे हैं। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक इशू हो गए, ये बड़े पैमाने पर मुद्दे हैं जो पूरे होल इकोनॉमी पे अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से अब इकोनॉमी है, उन मैक्रो इकोनॉमिक इशूज है वो हम देखते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो हमारा आर्थिक विकास है। दिस रेफर्स टू द इंक्रीज इन एन इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, जब किसी भी एक इकोनॉमी का जो गुड्स है और सर्विसेज का जो प्रोडक्शन है ना वो बढ़ेगा टाइम टू टाइम, है ना, यानी जो उसका वैल्यू है वो बढ़ेगा। ठीक है, यानी जीडीपी, है ना, जीडीपी जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इससे जो है हमें पता चलेगा कि जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ किसी एक इकोनॉमी का, वो कंट्री का, है ना, तो वो अच्छा दर्शाता है कि इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इससे हमें लाभ हुआ, है ना। क्योंकि हर साल मान लीजिए पिछले साल इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ और था और इस साल हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ गया, तो इससे क्या हो गया, हमारा जो इकोनॉमी है उसमें फ़ायदा हुआ। तो ये हो गया कि हमारा इकोनॉमिक इशू है ये सब, है ना, जीडीपी भी एक इकोनॉमिक इशूज है। और इन्फ्लेशन यानी क्या होता है, देखिए इन्फ्लेशन जैसे मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस जो होता है वो बढ़ जाता है तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। हाई इन्फ्लेशन erodes परचेजिंग पावर एंड कैन लीड टू द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। जब महंगाई बढ़ जाती है तो इससे जो हमारा
खरीदने की जो क्षमता है ना उस पर असर होती है ना, क्योंकि जो महंगाई बढ़ जाएगी तो जो लोग होंगे, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के लोग होंगे, वे अपना सामान जो है कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इससे क्या होगी, परचेजिंग पावर खत्म हुई ना, तो ये होगा, इन्फ्लेशन का प्रभाव हुआ ये। सेंट्रल बैंक्स ऑफन एम टू मेंटेन लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन रेट। तो जो सेंट्रल बैंक है वही इसमें कानून बनाता है ताकि जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ ना पाए ना, जो प्राइस लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो जानती है, बेरोजगारी है ना। तो बेरोजगारी क्या है, देखिए जब नंबर ऑफ पीपल हु आर एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट बट आर अनेबल टू फाइंड जॉब। अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, जब बहुत सारे लोग हैं वो अभी जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन वो अभी जॉब ढूंढने में सफल नहीं हुए हैं, तो वे लोग क्या है, अनएम्प्लॉय हैं, बेरोजगार हैं। हाई लेवल्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन लीड टू सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम सच एज रिड्यूस्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड लोअर इकोनॉमिक आउटपुट। जो मानी अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी दर ज़्यादा रहेगी तो इससे इकोनॉमिक पर बुरा असर पड़ेगा, है ना। इससे जो कंज्यूमर का स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगा और लोअर इकोनॉमिक आउटपुट, जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो भी जो हमारा कम हो जाएगा, ठीक है। और जैसे फिस्कल पॉलिसी देखिए, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, फिस्कल पॉलिसी देखिए इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। फिस्कल पॉलिसी यानी वैसे पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाते हैं ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो सुधर सके, ठीक है। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है, यानी जब भी कोई गवर्नमेंट टैक्स को लेकर, है ना, टैक्स को लेकर कोई पॉलिसी बनाता है कि किस तरह से टैक्स लिया जाए, तो वो जिससे कि इकोनॉमी हमारा सुधार हो सके, है ना। गवर्नमेंट यूज फिस्कल पॉलिसी टू मैनेज एग्रीगेट डिमांड को अच्छा से मैनेज करने के लिए, स्टेबलाइज इकोनॉमी का जो है ना, जो डाउनवर्ड्स है यानी इकोनॉमिक जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सुधार करने के लिए, आर्थिक तौर पर जो हमारा स्थिति है उसको बेहतर बनाने के लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है टैक्सेशन को लेकर, है ना, टैक्स को लेकर, तो उसे कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो इसका भी प्रभाव पड़ता है, ये भी एक मैक्रो इकोनॉमिक इशूज है ना। अब देखिए मॉनेटरी पॉलिसी, यानी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट्स बाय अ सेंट्रल बैंक टू मैनेज इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज द इकोनॉमी, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी का जो मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है ना। तो ये होता है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, ताकि जो हमारा इकोनॉमी है वो उसमें स्टेबलाइजेशन आ सके, सुधार हो सके। सेंट्रल बैंक एडजस्ट मॉनेटरी पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस बोरोइंग कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट लेवल एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी जो सेंट्रल बैंक है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो हमारा एडजस्ट करता है किसके लिए, कॉस्ट लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट लेवल कितना होना चाहिए, है ना, लोन्स वगैरह हो गए, और इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है उसको मॉनिटर करता है किसके, मनी को सप्लाई को कंट्रोल करके। तो वो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। ये भी एक मैक्रो इकोनॉमी मुद्दा है ना, मैक्रो इकोनॉमी इशू है। और अब देखिए इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड यानी जो वैश्विक स्तर पर जो ट्रेड होता है, बिजनेस होता है, तो वो होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। इंटरनेशनल ट्रेड अब प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्लोबल इकोनॉमी। इसका वैश्विक स्तर पर जो हमारी अर्थव्यवस्था है उस पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव है। कैसे, मैक्रो इकोनॉमिक इशूज रिलेटेड टू ट्रेड इंक्लूड टैरिफ्स, ट्रेड इम्बैलेंस, करेंसी एक्सचेंज रेट एंड ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन से मैक्रो इकोनॉमिक इशूज आते हैं, जैसे ट्रेड का इम्बैलेंस हो जाना, करेंसी एक्सचेंज रेट करने में कोई परेशानी, या ट्रेड एग्रीमेंट जो हो गया ना, क्योंकि जो ट्रेड जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड का जो कुछ नियम होते हैं, तो ये सब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इशू जिसमें आ गया इंटरनेशनल ट्रेड में। दिस इशूज कैन इम्पैक्ट अ कंट्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट लेवल एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इस जो ये मैक्रो इकोनॉमिक इशू, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे जो कंट्री है, ढेर सारे एक कंट्री के में कंपटीशन बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड तो बहुत सारे देश करते हैं, तो इसमें हर एक कंट्री में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिवनेस जो है बढ़ जाएगा, है ना, कंपटीशन ज़्यादा पैदा होगा। एक्सपोर्ट लेवल में भी यहाँ पे परेशानी हो सकती है, फिर अच्छा जो भी होगा, तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड का, ठीक है। तो ये भी हो गया मैक्रो इकोनॉमिक इशूज। और दूसरा देखिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी जो वित्तीय स्थिरता, है ना। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रेफर्स टू द साउंडनेस एंड रेजिलियंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड मार्केट। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जैसे हमारे बैंक हो गए, है ना, बैंक हो गए, मार्केट हो गए, इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता रहनी चाहिए, है ना। यानी कि देखिए कोई भी करप्शन ना हो, है ना। जैसे इशूज सच एज बैंकिंग क्राइसिस, जैसे हमारा बैंकिंग का कुछ दिक्कत हो गया, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग एंड एसेट प्राइस बबल्स कैन थ्रेटन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड हैव ब्रॉडर मैक्रो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस।
तो ये सब जो बैंक में जो क्राइसिस आ गए हैं ना, तो ये सब से कारण क्या हो सकता है, ये सब बहुत ही हमारे जो आर्थिक विकास है उस पर बाधा उत्पन्न कर सकता है ना। ठीक है, तो ये रहे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक इशू, जिनका कि वैसे मुद्दे जो कि मैक्रो इकोनॉमिक यानी मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे द मैक्रो इकोनॉमिक इशूज आर इंटरकनेक्टेड एंड कैन इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो जो हम कह सकते हैं कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इशूज है ढेर सारे, वे एक दूसरे से कनेक्टेड है और बहुत बड़ा प्रभाव इनका है। ठीक है, तो गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स और जो पॉलिसी मेकर है उन वो क्लोजली मॉनिटर करते हैं इस इशू को, और जो पॉलिसी होते हैं वो तैयार करते हैं ताकि जो हमारा स्थिरता बनी रहे, सस्टेनेबल ग्रोथ हो और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इकोनॉमी, यानी जो इकोनॉमिक की स्थिरता बनी रहे, इस इकोनॉमी का विकास हो, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, है ना, तो ये सब बनी रहे। ठीक है, हिंदी में भी। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक इशूज इन एन इकोनॉमी, यानी व्यापक आर्थिक मुद्दे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समग्र प्रदर्शन और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करती है। यह मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये मतलब क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, जो ओवरऑल इकोनॉमी है ना, पूरे होल है ना, जैसे समझ लीजिए पूरे नेशनल लेवल पर हम इकोनॉमिक स्टडी करते हैं तो वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, जब किसी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ जाए, है ना, तो उसे कहते हैं हम लोग मुद्रास्फीति, है ना, यानी कि जब महंगाई बढ़ जाती है तो वो कहलाती है क्या, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो ये सब मुद्दे किसमें हम पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, तो विभिन्न कारकों का विश्लेषण करता है। ठीक है, ये कारक किसी अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होते हैं व्यापक आर्थिक मुद्दे यानी मैक्रो इकोनॉमिक इशूज। तो व्यापक आर्थिक मुद्दे व्यापक आर्थिक चिंताओं को संदर्भित करते हैं ना, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक में होने वाले कौन कौन से इशूज है, कौन कौन से प्रॉब्लम है, वो होते हैं व्यापक आर्थिक मुद्दे हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था या उसके भीतर व्यक्तियों और व्यवसायों के एक बड़े समूह को प्रभावित करती है ना, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। इन मुद्दों पर आमतौर पर जीडीपी हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये मुद्दे कौन कौन से, जैसे जीडीपी हो गया, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन जो महंगाई बढ़ता है ना, और बेरोजगारी, बाजार दरों और विनिमय दरों जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों का समग्र प्रदर्शन और व्यवहार शामिल होता है। ठीक है, तो ये सब हो गया क्या, ये सब जो है हमारा देखिए मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, तो ये सब क्या है, जीडीपी, ये सब है व्यापक आर्थिक मुद्दे, है ना, मैक्रो इकोनॉमिक इशूज है ये सब। तो व्यापक आर्थिक मुद्दे किसी अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य और स्थिरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुछ सामान्य व्यापक आर्थिक मुद्दे शामिल हैं। अब देखिए कौन कौन से आर्थिक मुद्दे होते हैं ना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मैक्रो इकोनॉमिक इशूज कौन कौन से होते हैं। पहला तो है आर्थिक विकास, है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ। ये एक समय के साथ किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है। जैसे मैंने बताया था कि जीडीपी यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी एक साल में किसी एक कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, है ना, तो वो क्या बढ़ा, जैसे पिछले साल कम था और इस साल इंक्रीज हुआ, तो वो क्या होता है, आर्थिक विकास, है ना। तो ये जीवन के स्तर को ऊपर उठने, गरीबी को कम करने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आर्थिक विकास महत्वपूर्ण है ना। तो आर्थिक विकास जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गरीबी कम होगी, रोजगार के अवसर ज़्यादा पैदा होंगे और जीवन स्तर हमारा बेहतर होगा। ठीक है, और देखिए मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, जब किसी मतलब प्राइस का इंक्रीज हो जाना, महंगाई बढ़ जाना, तो वो होता है मुद्रास्फीति। ठीक है, तो मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि है। उच्च मुद्रास्फीति क्रय शक्ति को नष्ट कर सकती है और आर्थिक अस्थिरता पैदा कर सकती है। यानी जब महंगाई बढ़ जाएगी तो क्या होगी, तो हमारी जो क्रय शक्ति है यानी जो खरीदने की जो शक्ति है वो कम हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो महंगाई ज़्यादा रहेगी तो जो गरीब लोग हैं वो क्या करेंगे, कम खरीदना स्टार्ट कर देंगे, है ना। तो इससे क्या जो क्रय शक्ति है यानी जो खरीदने की जो शक्ति है वो कम होगी, आर्थिक अस्थिरता भी इससे पैदा हो सकती है। ठीक है, और देखिए केंद्रीय बैंकों का लक्ष्य अक्सर कम और स्थिर मुद्रास्फीति दर बनाए रखना होता है। जो सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारे यहाँ पे कौन है, आरबीआई, तो इनका काम क्या है कि जो मुद्रास्फीति दर है वो अच्छे से बनाए रखना, है ना, ताकि बढ़ने ना देना। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर का जो है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी से तात्पर्य उन लोगों की संख्या से है जो सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश कर रहे हैं लेकिन नौकरी पाने में असमर्थ हैं, है ना। वैसे लोग जो अभी रोजगार की तलाश में लगे हुए हैं, है ना, तो वे लोग क्या है, बेरोजगार हैं, है ना। बेरोजगारी का उच्च स्तर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को जन्म दे सकते हैं, जैसे उपभोक्ता खर्च में कमी और कम आर्थिक उत्पादन, है ना। इसमें क्या होगा, उपभोक्ता खर्च में कमी हो जाएगी और आर्थिक उत्पादन कम हो जाएगा, इससे हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, है ना। और देखिए राजकोषीय नीति, तो राजकोषीय नीति में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कराधान के उपयोग शामिल, यानी जो सरकार जो पॉलिसी बनाती है ना
जैसे टैक्स को लेकर या सरकारी खर्च को लेकर, तो ये सब होता है राजकोषीय नीति। सरकारी कुल मांगों को संबंधित करने, मंदी के दौरान अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और दीर्घकालीन आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय नीति का उपयोग करती है ना। सरकारें ऐसा पॉलिसी बनाती है जिससे कि हमारा आर्थिक विकास हो सके। टैक्स का जो पॉलिसी बनाती है कि किस तरह से जो होगा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ओवरऑल, ठीक है ना। और देखिए मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा धन आपूर्ति और ब्याज दरों को नियंत्रण करना शामिल है। यानी मौद्रिक नीति क्या है, यानी जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है ना, जिसमें कि जो मनी का कंट्रोल होता है ना, जिसमें धन आपूर्ति और ब्याज दरों यानी कि जो ब्याज दर है उसको नियंत्रण करता है वो लोग। केंद्रीय बैंक उधार लेने में की लागत है ना, ये सब नियम होता है कि जैसे उधार लें तो कैसे, किस प्रकार, क्या नियम होने चाहिए। निवेश स्तर है ना, निवेश करें तो उसका नियम क्या, उसका स्तर क्या होना चाहिए। समग्र आर्थिक गतिविधि, तो ये सब को प्रभावित करने के लिए मौद्रिक नीति समायोजित करते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अब देखिए क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वैश्विक अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यापार से संबंधित व्यापक आर्थिक मुद्दों में टैरिफ, व्यापार असंतुलन, मुद्रा विनिमय दर और व्यापार समझौते शामिल हैं। तो ये सब जो है ना, व्यापार असंतुलन, मुद्रा विनिमय दर और व्यापार जो एग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, ट्रेड एग्रीमेंट, तो ये सब क्या है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दे हैं। ये मुद्दे किसी भी देश की प्रतिस्पर्धा यानी जो कॉम्पिटिटिव है वो कंपटीशन पैदा कर सकता है, कंपटीशन बढ़ा सकता है, ठीक है। निर्यात स्तर, समग्र आर्थिक विकास, एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट लेवल उसमें असर कर सकता है और समग्र आर्थिक विकास को भी प्रभावित कर सकता है, ठीक है। और वित्तीय स्थिरता क्या है देखिए, यानी वित्तीय स्थिरता का तात्पर्य वित्तीय संसाधनों और बाजारों के सुदृढ़ता और लचीलेपन से है। यानी जो वित्तीय संस्थान जैसे बैंक हो गए, बाजार हो गए, तो उनमें अच्छा से चले, है ना। जैसे बैंकिंग संकट कोई आए, अत्यधिक जोखिम लेना और परिसंपत्ति मूल्य, है ना, जो हमारी संपत्ति या इन्वेस्टमेंट है तो उसमें से क्या जो हमारा मूल्य निकल कर रहा है वो सब जो मुद्दे को खतरे में डाल सकते हैं। इससे व्यापक आर्थिक प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वित्तीय स्थिरता भी क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक इशूज है, ठीक है। तो देखिए ये व्यापक आर्थिक मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक इशूज है ये सब जो हमने पढ़ा, तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारें, केंद्रीय बैंक और नीति निर्माता जो है इन मुद्दे पर बारीक नजर रखते हैं और अर्थव्यवस्था को भीतर स्थिरता, सतत विकास और संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियों को लागू करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, तो ये सब हमारा मैक्रो इकोनॉमिक इशूज, व्यापक आर्थिक मुद्दे। और ये जो हमने पढ़ा मैक्रो इकोनॉमिक सेमेस्टर 2 जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसका जो यूनिट 1 है इसी के साथ कंप्लीट होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, टेक केयर, ठीक है। और हाँ, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय।